नमस्कार दोस्तों, मैं जयदीप द्विवेदी लीसियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और घर पर बैठ कर के अपने छात्र धर्म का पालन तो आप जरूर कर रहे होंगे। एडवांस पॉलिटी की इस सीरीज में आज हम लोग एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज देश के जो हालात हैं, देश में जो सरकार है, उस सरकार में रहने के लिए आप लोगों के लिए आज के इस विषय पर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज का जो विषय है वो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए जितना ज़रूरी है, उतना ही देश के प्रत्येक नागरिक के लिए ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि राजद्रोह या देशद्रोह में क्या अंतर है। राजद्रोह क्या होता है और देशद्रोह क्या होता है। इस अंतरों को जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक मौजूदा सरकार के द्वारा या इसके पहले भी तमाम सरकारों के द्वारा इस शब्द का या इस कानून का गलत उपयोग किया जाता रहा है और वो होता रहेगा। इसलिए आज हम इन मुख्यतः दो शब्दों पर, राजद्रोह जिसे राज्यद्रोह भी कहा जाता है और दूसरा राष्ट्रद्रोह जिसे देशद्रोह कहा जाता है, इन दोनों शब्दों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय दंड संहिता 1860 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। भारतीय दंड संहिता 1860 में 1800 इसे आप लोग याद रखेंगे। भारतीय दंड संहिता जो था ये 1860 में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसके अंदर जो राजद्रोह शब्द है ये बाद में जोड़ा गया था। ये 1870 में मैकाले के द्वारा, जो लॉर्ड मैकाले थे, विधिवेत्ता भी थे ये, इनके द्वारा इंडियन पेनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता में राजद्रोह शब्द का वर्णन किया गया, उसमें जोड़ा गया। तो सवाल ये खड़ा हो जाता है कि क्या राजद्रोह होता क्या है, या क्या राजद्रोह देशद्रोह है? क्या हम इसे देशद्रोह से इसकी तुलना कर सकते हैं? इसी को समझने का आज हम लोग इस क्लास में प्रयास करेंगे। जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, अर्थात 1860 की अगर बात की जाए तो 1860 में भारत क्या था? भारत छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। अंग्रेज इसे भारतीय द्वीपों का संग्रह कहते थे। भारतीय राज्यों का एक संघ हुआ करता था, छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और सभी राज्य अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे। तो उसमें भारत कहाँ था? उसमें भारत कहाँ था? 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को यह लगने लगा कि भारतीय लोग कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उस समय संयुक्त प्रांत हुआ करता था, वहाँ पर देवबंद एक जगह है, स्थान है, वहाँ के एक इमाम ने एक फतवा जारी किया अंग्रेजों के खिलाफ, और यहाँ पर पहली बार ये महसूस किया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, कि अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो भारत के लोग जो विभिन्न प्रकार के देशी रियासतों में होते थे, वे लोग ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे, विद्रोह करेंगे और ब्रिटिश सरकार को यहाँ से जाना पड़ सकता है। इस उद्देश्य से लॉर्ड मैकाले के द्वारा भारतीय दंड संहिता, जो कि 1860 में बनाया गया था, इसमें राजद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया और इसमें इसको शामिल किया गया। राजद्रोह जो शब्द है, इसका तात्पर्य है कि
सरकार का विरोध करना। जो सरकार है तो राजद्रोह का तात्पर्य है, इसमें जो पहला पॉइंट निकल करके आता है वह है राजद्रोह का तात्पर्य है सरकार का विरोध या विद्रोह। सरकार की नीतियों के प्रति इसका विद्रोह करना। और इसका वर्णन भारतीय दंड संहिता के, इंडियन पेनल कोड के जो सेक्शन है, यानी कि जो धारा है, धारा 124 के ए में इसका वर्णन किया गया। 124 के ए में इसका वर्णन किया गया। और इस 124 के ए में जो राजद्रोह का डेफिनेशन दिया गया है, राजद्रोह की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो इसमें यह कहा गया कि सरकार के प्रति अप्रीति, इसके अलावा सरकार के प्रति घृणा या फिर अवमानना, अप्रीति, घृणा या अवमानना अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो राजद्रोह के अंतर्गत आएगा और उसके प्रति राजद्रोह का मुकदमा चलाएगा, जिस पर उसे 3 साल की सजा और अधिकतम इसमें आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है। इसमें अलग अलग केसों में अलग अलग समयों पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसकी व्याख्या की गई कि क्या सरकार के प्रति जो अप्रीति है, अर्थात सरकार के प्रति असंतोष की भावना जनता में फैलाना किस तरह से हो सकता है, इसकी क्या परिभाषा हो सकती है। सरकार के प्रति जो घृणा है, उस घृणा की क्या परिभाषा हो सकती है, या सरकार की अगर हम अवमानना की बात करें तो ये किस तरीके से संभव हो सकता है और इसके जो सीमाएं हैं वो किस तरीके से हो सकती हैं। इसको अलग अलग समयों में विभिन्न प्रकार के सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के द्वारा या कोर्टों के द्वारा, न्यायालयों के द्वारा इसकी व्याख्या की गई। और इसी संदर्भ में सबसे जो महत्वपूर्ण व्याख्या दी गई है वो इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या दी गई है 1962 की अगर हम बात करें, 1962 में एक व्यक्ति थे केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार राज्य केस रहा था। ये बिहार राज्य मामला 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उस फैसले के अनुसार ये निर्धारित किया गया कि राजद्रोह की सही परिभाषा क्या होगी। और इसके बाद से जो परिभाषा दिया गया, वर्तमान तक इस समय तक वही परिभाषा देश में चला आ रहा है। इसके अंतर्गत कहा गया कि अर्थात इस केस के निर्णय में ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह के अंतर्गत आता है, अर्थात जो कोई व्यक्ति राजद्रोह के बारे में सोच रहा है, अगर उसकी कोई विचार है ऐसा, अर्थात अगर वो कोई ऐसा विचार प्रकट करता है तो ऐसा जो होगा ये राजद्रोह का, अर्थात जो ये 3 चीजें रही थी, अप्रीति, घृणा या अवमानना, इसका विचार करना ये सरकार के अंतर्गत, अर्थात ये विचार करना जो होगा ये राजद्रोह नहीं माना जाएगा। अर्थात विचार के अंतर्गत सरकार का विरोध किया जाता है। सरकार का विरोध जो है वो राजद्रोह नहीं होगा, वह राजद्रोह नहीं होगा। इसी अगर विचार को, ये जो विचार आपके मन में है, अप्रीति, घृणा और अवमानना की जो विचारधारा है, आपकी जो विचार है जिसे आपने अभिव्यक्ति के द्वारा प्रकट किया है, अगर उसी को आप बलपूर्वक, अगर इस विचार को अगर आप बलपूर्वक, यानी कि जो आपके मन में विचार आया है उस विचार को अगर आप बलपूर्वक कहीं लागू करते हैं, अगर आप हिंसा का प्रयोग करते हैं इस विचार को प्रकट करने के लिए, अगर आप हिंसा का प्रयोग करते हैं या फिर इसके अलावा अगर आप लोक कल्याण के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, लोक कल्याण के लिए अगर आपकी विचारधारा से कोई खतरा उत्पन्न होता है तो इस तरह की जो विचारधारा होगी, अर्थात इस प्रकार का जो कार्य होगा, आपका जो कृत्य किया जाएगा आपके द्वारा, उसे
राजद्रोह के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग इसे? अर्थात राजद्रोह जो शब्द है भारत, अच्छा एक चीज और यहां पर बता देना चाहते हैं कि जिस समय, अर्थात अगर हम 1870 की बात करें या फिर जिस समय भारतीय दंड संहिता बना 1860 में, उस समय अगर भारत की परिभाषा दी जाए तो भारत राज्यों का संग्रह भारत तो था ही नहीं, भारत तो था ही नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपको बताई जा रही है कि भारत का जो परिभाषा, भारत को जो परिभाषित किया गया है वो कब किया गया? जब भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ। भारत का संविधान बन करके कब तैयार हुआ? 1950 में भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ। और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 के अंतर्गत कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा और इसका नाम भारत अर्थात इंडिया होगा। हिंदी में से भारत तथा अंग्रेजी में से इंडिया शब्द दिया गया। तो पहली बार अगर हम भारत को वैधानिक रूप से देखते हैं तो भारत शब्द जो भारत देश का नाम जो निकल करके आता है वो कहाँ पर है? वो 1950 में भारत शब्द को, भारत जो शब्द है, जो भारत देश है, इसका जो नाम रखा गया है ये कहाँ पर रखा गया? ये कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर अर्थात संवैधानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो 1950 में इसका नाम संविधान के द्वारा रखा गया, जो कि भारतीय संविधान की धारा 1 के अंतर्गत रखा गया है। इसके पहले की अगर हम भारत की बात करें तो ब्रिटिश भारत हुआ करता था। उसके पहले की अगर हम बात करें जब देशी रियासतें हुआ करती थीं तो संपूर्ण भारत खंड जो रहा, अर्थात जो पूरा भारत प्रायद्वीप रहा, तो वो पूरा भारत स्वतंत्र राज्यों का एक संघ हुआ करता था। वो अलग अलग अपना अपना अस्तित्व रखते थे। तो वो लोग जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने लगे 1857 की क्रांति के बाद, तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी सरकार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे उस विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए, उस विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए राजद्रोह शब्द का प्रयोग किया, ना कि देशद्रोह शब्द का प्रयोग किया। देशद्रोह की अगर हम बात करें, ये राजद्रोह रहा। अगर इसकी वास्तविक परिभाषा की बात की जाए तो भारतीय संविधान के, भारतीय जो दंड संहिता इसके अंतर्गत जो इसकी परिभाषा दिया गया, जो कहा गया है कि जो कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार के, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कि जो कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध लिखकर, यानी कि अब किस तरीके के विरुद्ध इसके अंतर्गत शामिल किया गया है कि अगर ये जो विचारधारा है, आपके जो विचार आए हैं, ये लिखकर, अर्थात अगर उसे आप कहीं इन राइटिंग लिखते हैं तब, या फिर बोलकर, लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से अगर आप, अर्थात इसमें कहा गया कि जो कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध लिखकर, बोलकर, संकेतों के द्वारा या फिर अभिव्यक्ति के द्वारा अप्रीति या नफरत फैलाता है, सरकार के प्रति अप्रीति या नफरत फैलाता है, तो ऐसी कोशिशों को या ऐसी कोशिश करता है, तब उस मामले में आईपीसी के सेक्शन 124 के 1 के अंतर्गत, 124 के क के अंतर्गत उसके प्रति मुकदमा, अर्थात राजद्रोह का मुकदमा किया जाएगा। ये इंडियन पेनल कोड की जो शब्दावली है, इंडियन पेनल कोड में जो ये बात कही गई है वो इसकी वो शब्दावली है कि इसमें कहा गया कि जो कोई विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध लिखकर, बोलकर या संकेतों के माध्यम से या फिर अभिव्यक्ति के द्वारा सरकार के प्रति अप्रीति या नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, तो उसके प्रति भारतीय संविधान, भारतीय दंड संहिता की धारा 124 के 1 के तहत राजद्रोह का मुकदमा किया जाएगा। यहाँ पर राजद्रोह शब्द का जो सीधा तात्पर्य निकल करके आता है वो क्या निकल करके आता है कि राजद्रोह का तात्पर्य है सरकार के विरुद्ध विरोध करना, सरकार के विरुद्ध विरोध करना। अगर इसी जगह पे अगर हम देशद्रोह की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आप लोग ये जान लीजिए कि भारत के कानून में देशद्रोह का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। भारत के कानून में देशद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
प्रयोग नहीं किया गया है। अब चूंकि जब भारत के संविधान में या भारत के जो भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी है उसमें अगर इस शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो भारत में देशद्रोह जो है वो अपराध नहीं माना जाएगा। ये बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, इसका प्रयोग भारत के कानून में नहीं किया गया है। इस आधार पर भारत में देशद्रोह अपराध नहीं है, देशद्रोह अपराध नहीं है। तो अगर देशद्रोह को परिभाषित किया जाए भारत की दृष्टि से तो यह कहा जा सकता है कि देशद्रोह देश की संप्रभुता पर हमला करता है। देश की जो संप्रभुता है, संप्रभुता इसके पहले हमने समझा दिया है आप लोगों को, तो देश की जो संप्रभुता है उस पर आघात करना, ये यानी कि देशद्रोह क्या है? देशद्रोह देश की संप्रभुता पर आघात है। अब आपके मन में यह सवाल बार बार आता होगा कि क्या देशद्रोह कोई व्यक्ति करता है? देशद्रोह का यहां पर जो तात्पर्य है वो सीधे सीधे ये हो जाता है कि देश के विरुद्ध युद्ध करना या देश के जो दुश्मन हैं, देश के जो शत्रु हैं, उनकी सहायता करना किसी भी प्रकार से। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो देशद्रोह के अंतर्गत आएगा। अगर आप अमेरिका की बात करें, भारत में देशद्रोह कोई अपराध नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो संविधान रहा है तो अमेरिका के संविधान में चूंकि वहां पर भी संघीय व्यवस्था है तो वहां पर राजद्रोह और देशद्रोह दोनों को अपराध घोषित किया गया है। और अमेरिका में देशद्रोह की जो अपराध का जो दंड है वो मृत्यु दंड निर्धारित किया गया है। अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति देशद्रोह करता है तो वो मृत्यु दंड के अंतर्गत आएगा। अगर देशद्रोह की हम बात करें तो देशद्रोह में मुख्यतः दो चीजें आती हैं। पहली चीज आती है देश के विरुद्ध युद्ध करना, देश के विरुद्ध युद्ध करना, और दूसरा है इसमें देश के शत्रु, देश के शत्रु की मदद करना, देश के शत्रु की मदद करना। भारत में जो देशद्रोह है अगर इसकी बात की जाए तो इसका तात्पर्य भारत में यह हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति देश के खिलाफ बोल रहा है तो यह भारत में अपराध नहीं है। लेकिन अगर उसी चीज को मैंने आपको यहां पर बताया कि यह देशद्रोह जो है, अगर कोई व्यक्ति सरकार के प्रति क्या काम करता है? अप्रीति करता है, घृणा करता है और अवमानना करता है, अगर उसका विचार है, अगर इसका विचार वो करता है तो विचार करना देश में अपराध नहीं है। लेकिन अगर उसी विचार को वो कार्य रूप देता है, उसको वो क्रिया के रूप में कन्वर्ट करता है, अर्थात उसको बलपूर्वक लागू करता है और उसके लिए वो हिंसा करता है या लोक कल्याण के लिए खतरा बनाता है या बन जाता है, तो उसके प्रति उसको राजद्रोह का मुकदमा लगेगा, ना कि देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। अर्थात देश के खिलाफ अगर कोई कार्य वो कर रहा है तो उसके जो काम है, जैसे अगर वो कोई दंगा कर रहा है, देश के प्रति कोई गलत भाषण दे रहा है या देश में कुछ इस प्रकार का अनैतिक कार्य कर रहा है जो देश के नुकसान में है, या संपूर्ण देश को इस प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है, अपने ही देश की सरकार के प्रति अगर वो हिंसात्मक आंदोलन कर रहा है, युद्ध कर रहा है, या शत्रु देश की मदद कर रहा है, या शत्रु देश की जो नागरिक हैं उनको किसी भी रूप से कोई सहायता पहुंचा रहा है, तो अगर इस प्रकार की कृत्य वो कर रहा है तो वो जो काम कर रहा है उस कार्य के प्रति, अर्थात उस कार्य के करने के आधार पर, ध्यान से समझिएगा इसको, कि उस काम के करने के आधार पर भारतीय दंड संहिता में जो धाराएं या जो सजा निर्धारित किया गया है उसको उस आधार पर सजा दिया जाएगा, ना कि देशद्रोह के नाम पर सजा दिया जाएगा। अर्थात भारत में ध्यान रखिएगा कि भारत का जो संविधान है, चूंकि भारत जिस समय बना 1860 की अगर हम बात करें तो उस समय भारत देश तो था ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने देशद्रोह शब्द का प्रयोग ना करके राजद्रोह शब्द का प्रयोग किया कि सरकार, राजद्रोह का तात्पर्य था कि सरकार के प्रति अगर आप किसी प्रकार का
कोई अनैतिक कार्य करते हैं, अप्रीति करते हैं, घृणा फैलाते हैं, उसकी अवमानना करते हैं, तो आपके प्रति देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। अगर हम वर्तमान स्थिति को देखें तो वर्तमान में किसी भी प्रकार के किसी प्रकार की अगर आप इस प्रकार की कृति करते हैं, यानी कि वर्तमान में तो आप अभिव्यक्ति के आधार पर भी देशद्रोही घोषित कर दिए जा रहे हैं तमाम लोगों पर इस कोरोना काल के दौरान। और आपने देखा होगा सीए के दौरान, जब सीए की विवाद चल रहा था, या जब उस समय एनआरसी का विवाद चल रहा था, उस समय भी तमाम लोगों पर जैसे जेएनयू में गलत नारे लगाए गए तो उसके आधार पर भी देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, तो ये राजद्रोह का मुकदमा चला। तो इस तरह की गतिविधियां अगर आप कर रहे हैं तो उस आधार पर भी राजद्रोह का मुकदमा चला दिया जाता है। अब ये कोर्ट निर्धारित करेगा कि उनके कृत्य इसके अंतर्गत आते हैं या फिर नहीं आते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर रचनात्मक तरीके से देखें या इसको अगर हम विस्तृत रूप से देखने की कोशिश करें, थोड़ा आसान समझने की इसकी कोशिश करें, तो ये कहा जा सकता है कि अगर विचार आपके मन में है, अगर आप इस प्रकार का विचार रखते हैं तो वो राजद्रोह नहीं माना जाएगा। राजद्रोह होने के लिए ये केदारनाथ वाले केस में कहा गया कि अगर आप इस विचार को बलपूर्वक क्रिया रूप देते हैं, आप हिंसा करते हैं, या अगर आपकी विचारधारा लोक कल्याण के लिए खतरा बन जाता है तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा, राजद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज बता देना चाहते हैं हम आप लोगों को कि अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं, ये केदारनाथ वाले केस में ही कहा गया था, इसी केस में एक दूसरा निर्णय लिया गया था, इसमें कहा गया कि अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार की आलोचना करना राजद्रोह नहीं है। अगर आप सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार जो काम कर रही है उस काम की आलोचना कर रहे हैं, सरकार अगर कोई ऐसी नीति बना रही है जो देश के खिलाफ है या जो जनहित में नहीं है, अगर आप उसकी आलोचना कर रहे हैं तो यह भी राजद्रोह के अंतर्गत नहीं आएगा। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं किसी भी तरीके से, अगर आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो ये राजद्रोह नहीं है। अगर ऐसा होने के बाद भी, जैसा कि कन्हैया कुमार के साथ हुआ या ऐसे तमाम पत्रकारों के साथ भी हो चुका है देश में, जो सरकार की कहीं ना कहीं आलोचना करते हैं, तो उनके ऊपर वर्तमान सरकार देशद्रोह का, राजद्रोह का मुकदमा लगाती है, जो कि पूरी तरीके से अनैतिक है। यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि भारत में जो ये देशद्रोह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया और इस आधार पर इसमें ये भारत में अपराध नहीं माना जाता है। इसमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है, और इस संशोधन के आधार पर अगर हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति देश के विरुद्ध युद्ध करता है या देश में शत्रु देश की मदद करता है या इस प्रकार के देश के अहित में कोई कार्य करता है, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उसके लिए अलग से दंड का प्रावधान भी होना चाहिए, जो कि भारतीय संविधान में नहीं है। तो आप लोग इस अंतर को, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि राजद्रोह जो शब्द है यही भारतीय संविधान में है, और इसमें इसके क्या दायरे हो सकते हैं आप लोग इसमें बहुत मुख्यतः याद रखिएगा कि सरकार की आलोचना करना, सरकार के कार्यों की आलोचना करना किसी भी रूप में राजद्रोह नहीं है। अगर आप देशद्रोह को एक बार और देखना चाहते हैं तो देशद्रोह को आप आसान तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि देश के अहित में, देश के विरुद्ध अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं तो जो मुकदमा आपके ऊपर लगेगा, वो देशद्रोह का ना लग करके किस रूप में लगेगा, वो लगेगा कि आपने जो काम किया है उस काम को करने के लिए भारतीय दंड संहिता में क्या सजा निर्धारित की गई, दंड निर्धारित किया गया है, उसके आधार पर आपके ऊपर मुकदमा कराया जाएगा, ना कि देशद्रोह के आधार पर किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को राजद्रोह और देशद्रोह दोनों समझ में आया होगा। आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि अगर आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं वो कहीं भी लोक कल्याण के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। आपके आलोचना से ऐसा ना हो कहीं दंगा हो जाए, या आपकी आलोचना से किसी एक वर्ग या देश के किसी एक भाग में किसी प्रकार का कोई अहित हो जाए या कोई नुकसान पहुंचे जो कि लोक कल्याण के लिए सही नहीं है, तो उस प्रकार की आलोचना को भी राजद्रोह के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। वर्तमान सरकार हो या इसके पहले की तमाम सरकारें रही हो, वो इस शब्द का बहुत ही अच्छी तरीके से, अर्थात इस कानून का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया गया है। इसके पहले भी किया जाता रहा है, वर्तमान सरकार भी कर रही है और आगे की सरकारें भी इसको करती रहेंगी। इसी दुरुपयोग को बचाने के लिए केदारनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें ये कहा गया कि विचार जो है वो किसी भी प्रकार से राजद्रोह नहीं होगा और सरकार की आलोचना करना भी राजद्रोह नहीं माना जाएगा।
अगर देशद्रोह को देखा जाए तो देशद्रोह में सिर्फ 2 महत्वपूर्ण चीजें आती हैं। ये मुख्यतः अमेरिका के अगर हम संविधान की बात करें तो अमेरिका के संविधान ने देशद्रोह को व्यवस्थित तरीके से एक्सप्लेन किया, वहां के संविधान में इसको शामिल भी किया गया है और उसके अनुसार अगर हम देखें तो वहां पर देश के विरुद्ध युद्ध करना और देश के शत्रु की मदद करना किसी भी प्रकार से ये राष्ट्रद्रोह देशद्रोह के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इन दोनों कृत्यों के लिए जो सजा निर्धारित की गई है वो कितनी की गई है, वह है मृत्यु दंड तक इसमें सजा, मृत्यु दंड तक आपको इसमें दिया जा सकता है। अगर राष्ट्रद्रोह की बात करें तो राष्ट्रद्रोह में न्यूनतम 3 वर्ष से लेकर के और आजीवन कारावास तक इसमें सजा दिया गया है। आजीवन कारावास की सजा इसमें निर्धारित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। जिनको भी इस विषय पे या इस टॉपिक में कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया होगा जो उन्हें लगता है कि उन्हें समझना चाहिए, अगर आपके मन में इस प्रकार का कोई सवाल बनता है जो आपको इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में करके आप हमसे ज़रूर पूछ लें, उसको पूरा करने की कोशिश किया जाएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके के शब्द जहाँ पर आप लोगों को विभिन्न प्रकार की कन्फ्यूजन या दुविधा की स्थिति होती है उन शब्दों को समझने का पूरी तरीके से उन शब्दों को आप लोग समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि इसमें जो जानकारियाँ आपको दी गई हैं वो आपके किसी काम की हैं या जनता के काम की हैं या किसी छात्र के काम की हैं, तो इसे अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, कमेंट करें। और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी तरीके से फ्री है, इसका आप लोग विशेष ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।